जय बिहार। नमस्कार मेरे बिहार शिक्षक बहाली के सारे साथियों। आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी और अगर नहीं मिली है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरह के कि बिहार सरकार की मंशा थी, जिस चीज़ को सोच करके, जिन तरह की चीज़ों को देखते हुए भी नियमावली में इस तरह की चीज़ें डाली गई, प्रावधान डाले गए, इसको लेकर के मामला जो है अब बिहार में पटना हाईकोर्ट न्यायपालिका के शरण में जा चुका है और साथ ही जो है अप्रोच कर चुके हैं। हालांकि मैं अभी इस डायमेंशंस में थोड़ा सा बच रहा था, थोड़ा सा सोच रहा था, चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे अल्टीमेट 6 to 8 में अगर भर्ती ये लोग देते हैं, 6 to 8 में यहाँ अगर ये लोग भर्ती दे देते हैं या फिर जो पद नहीं दिए हैं 6 to 8 में, अगर उन पदों का भी सृजन करके उसका एग्जैक्ट डेटा एक नई फ्रेश भर्ती के रूप में भी दे दे, या फिर एक बार सुधार करके जो है रोस्टर के बाद से अगर फिर से एक बार 6 to 8 वाला स्लॉट भी दे देते हैं ये अपने पदों में, तो मैं इस मामले को कोर्ट में चैलेंज नहीं करता। लेकिन जिन साथियों के साथ कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है और अब जो है ये भर्ती जो है ऑनरेबल कोर्ट के दफ्तर में जा चुकी है, टेबल पे जा चुकी है, और इस तरीके से अगर समझा जाए तो तमाम आप लोगों के सवाल भी हैं और मैं देख भी रहा हूँ कि क्या ये भर्ती अब नियमावली रुकेगी, भर्ती फंसेगी और फिर से इस पर कोर्ट स्टे लगा देगा क्या, ये तमाम आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। और हमने जो चीज़ें देखी हैं ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि ये भर्ती जानबूझ करके सरकार के द्वारा ऐसी नियमावली पुटअप की गई है जिसमें कि ये भर्ती फंसे, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस नियमावली में जिसको लेकर के ये मामला अब ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब जवाबदेही पे आएगा तो बिहार सरकार के पास जवाब देना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हालांकि मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट क्लियर करूं कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने बड़े मंत्रालय, इतने ताकतवर, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार न्यायविद जो होते हैं, आपके सेक्रेटरी होते हैं, आपके पास लीगल एडवाइजिंग की पूरी टीम होती है, फिर भी एक ऐसी नियमावली बनाते हैं आप जिसको कोर्ट में ले जा करके आराम से कोई चुनौती दे सकता है और उसे रोक सकता है, अपहोल्ड करवा सकता है। फिर भी ये नियमावली बनाने का क्या मकसद है? क्या कहीं ये तो नहीं है कि सरकार खुद ये चाहती है कि ये और रुक के चले और फिर उसके बाद जब इलेक्शन आए तब जाकर ये चीज़ें क्लियर हो? ये एक बात है। अब इसके तमाम डायमेंशंस को कवर करते हुए मैं सवालों को आपके समझाऊं और बताऊं कि कोर्ट में और नियमावली में क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये भर्ती कोर्ट में फंस रही है और अब कोर्ट में क्या होने वाला है। इन तमाम पहलुओं पर आप सबसे बात करूंगा। इससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। एक तो आपकी न्यायपालिका की कानून की समझ बढ़ेगी और हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रावधानों से जीवन में भी आपको मदद मिले, या फिर कोई, जैसे कि अभी मैं राइट टू एजुकेशन के सिद्धांत की बात करने वाला हूं, ऐसे सवाल जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं एक नंबर मेरी वजह से सही हो जाए तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या पुराने हैं आज तक नहीं किए तो भी कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं कि मामला है क्या और क्यों ऑनरेबल हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा रहे हैं और अपनी अपनी याचिका डाल रहे हैं। हालांकि मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि जो लोग भी याचिका डाल रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों के ग्राउंड सही नहीं है, और उस ग्राउंड पे जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, भर्तियाँ ऐसे कैसे हो सकती हैं, सरकार कैसे ऐसा कर सकती है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, किस पद पर क्या योग्यता रहनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए, कैसे वो भर्ती ले रही है उस पद पर, यह सरकार का अपना निजी अधिकार क्षेत्र है। इसमें हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करती है अनटिल कि कोई ना कोई चीज़ ना हो जाए। लेकिन इस नियमावली में सरकार ने कुछ कानून के, संविधान के नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया है, इसलिए इस नियमावली को चैलेंज करने के बाद ये जो है ऑनरेबल कोर्ट में मामला फंसेगा और नियमावली फंस जाएगी, जिसकी पूरी संभावना है अनटिल कुछ संशोधन या कोई एफिडेविट सरकार के द्वारा ना दिया जाए सुरक्षित करने के लिए। तो ये बातें आप समझिए। अब देखिए, हुआ ये है इसमें कि सुपर टेट करा करके इन लोगों ने रखा है। 4 साल से 7वें फेज की भर्ती की बात करते करते 4 साल से बच्चों को वेट करा के रखा है, और अब जो आया है मामला नियमावली, उसमें नियोजित शिक्षक और प्लस नए शिक्षक दोनों को एक साथ अपहोल्ड कर लिया गया है और एक ही नियमावली, एक ही पद के लिए सबको योग्य करते हुए नोटिफिकेशन दिया गया, नियमावली बनाई गई है। अब इसमें एक चीज़ आप समझिए कि क्या आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। एक नियोजित शिक्षक हैं और एक फ्रेश टीचर है। नियोजित शिक्षक जो हैं अपना एग्ज़ाम देते हैं और एक फ्रेश लड़का भी अपना एग्ज़ाम देता है या एक लड़की एग्ज़ाम देती है। अगर नियोजित टीचर अपनी योग्यता पास कर जाते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, तो उनको बिहार शिक्षक, सरकारी शिक्षक की नौकरी मिलती है, और अगर फेल कर जाते हैं तो वापस से अपने नियोजित टीचर में चले जाएंगे, है ना।
और यहीं दूसरी तरफ देखिए कि एक फ्रेश लड़का या लड़की जो है वो एग्ज़ाम देती है या देता है, और उसके बाद से अगर वो फेल कर जाता है तो फिर उसके पास मौका नहीं है, वो बाहर चला गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक ही नोटिफिकेशन, देखिए ये कैसा सिस्टम बनाया है सरकार ने, कैसे चैलेंज होगी ये नियमावली। एक ही सिस्टम, एक ही भर्ती, एक ही पद, देने वाले दो तरह के लोग और दोनों के लिए अलग अलग नियम, मतलब अवसर की समानता, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 21 सबका उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे कि भाई एक आदमी एक ही भर्ती पे दो तरह के आप डायमेंशंस कैसे ले सकते हैं। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप लोगों ने सुना होगा ना, संविधान में थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप सब लोग को नॉलेज होगी कि राइट टू इक्वल एजुकेशन का जो रूल होता है, आप समझिए राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का, भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आप एक तरफ इन बच्चों को 3 अटेम्प्ट के बाद बाहर कर रहे हैं, वहीं नियोजित जो शिक्षक हैं उनको इस भर्ती में भी मौका है और उसके पहले वो टीचर बने हुए हैं। तो ये जो है नियमावली जो है का ये रूप जो है ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। इसलिए ये मामला जब कोर्ट में जा रहा है तो मामला फंसना लगभग तय नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, मेरा पक्ष ये है कि मैं 2 डायमेंशंस में सोच रहा हूँ। एक तो ये सरकार का चाल तो है, ये है कि ये मतलब कैसे भी करके मतलब ठीक है, होगा नहीं होगा, ये यही तो कर रही सरकार, डिले इतने दिन से कर ही तो रही है। लेकिन अगर एक मतलब इन सारी चीज़ों को हटा दें और पदों की संख्या देखें तो 2,80,000, 1,80,000 मतलब 78,000 के आसपास में जो पद बन रहे हैं, आप उसको लेकर के चलिए। और लगभग जो एवरेज डेटा आ रहा है बच्चों के एग्जाम में बैठने का, वो लगभग 5 लाख के आसपास में है। तो सोचिए कि 5 लाख बच्चे इक्वल टू 2 लाख सीट, मतलब एक बच्चे पे लगभग 3 आदमी, एक सीट पर 3 आदमी का कंपटीशन है, मतलब लेस कंपटीशन है, कम कंपटीशन है। इतना मतलब एक सरकारी नौकरी के लिए इतना कम कंपटीशन जो है कहीं भी और नहीं है, अगर ये डोमिसाइल का नियम भी लागू होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि डोमिसाइल का रूल को चैलेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लड़के जो हैं मध्य प्रदेश के इस मामले को लेकर के जा रहे हैं, और अगर वो वहां जाते हैं तब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रोक देगा, इस भर्ती को कंफर्म रोक देगा। और वो इसलिए रोक देगा क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3-4 ऐसे फैसले दे रखे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ पर टोटल 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी राज्य में, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए संविधान का एक और फंडामेंटल राइट है कि आप देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी। तो ये उस नियम का, संविधान के उस नियम का उल्लंघन करता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। तो अगर ऐसे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है तो कोर्ट ने इसके पहले भी 2-3 ऐसे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है डिसीजंस दिए हैं और जजमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और मुझे ये समझ में आता है सरकार भी ये बात जानती है, तो क्या वो 100% दे करके कहीं ना कहीं इसको और फंसाना नहीं चाहती है, जबकि उसको कम जो रूल होता है कि आप 10% छोड़ दीजिए, 10% आप छोड़ देते, नियमावली चैलेंज तो नहीं होती। लेकिन इन्होंने 100% करके रखा है, जबकि ये जानते हैं कि ये कानूनन वैध नहीं होगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बनाई गई नियमावली है। तो ये इसका भी दिक्कत हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक मामला है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर सारे बच्चे अगर बिहार में ही पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक बड़ा मास सेक्शन है कि एक पद पे सिर्फ 3 लोगों का कंपटीशन है, जो इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर इस नियमावली को फंसा दिया जाए, कोर्ट में ले जा करके इसको अड़ा दिया जाए और तमाम लोग अलग अलग रीट कर रहे हैं, मैं इसमें भी एक चीज़ आप लोगों को सलाह जरूर दूंगा कि या तो सब एक रीट में आ जाए, एक ही रीट चलाइए, एक ही केस चलाइए। इसीलिए मैंने अभी तक मैं एक और नया केस करूं, तो इससे क्या होगा कि हर केस का अलग अलग डेट पड़ेगा, हर केस में अलग अलग सुनवाई होगी। जब तक कि कोर्ट जो है सारे मामलों को एक साथ बंच ना कर ले तो रोज़ एक तारीख ही पड़ती रहेगी और भर्ती जो है लटकी रह जाएगी। और इसमें जो है कम से कम 1,80,000 78,000 बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो है 4 साल से डिस्पेशली वेट कर रहे हैं कि भाई नौकरी आए, और एक एक दिन सर्वाइव करना भी उनके लिए मुश्किल है। तो ये एक पक्ष है जिसको लेकर के मेरा बस इतना ही मांग है कि 6 से 8 के जो पद 42,000 2022 में दिखाए गए थे वो पद आप इसमें डाल दीजिए। तो मुझे इसमें कोई केस नहीं करूँगा, मुझे नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं इस भर्ती को और फंसाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कितनी मुश्किल होती है एक नौकरी के लिए, और ये चीज़ें जो हैं वो हैं। लेकिन फिलहाल जो साथी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव कर गए हैं उनका ग्राउंड ये है कि सरकार ने ऐसी नियमावली कैसे बना दी, ऐसा कैसे। तो देखिए मैं ये बताऊं कि सरकार इस ग्राउंड पे आप केस नहीं जीतेंगे, आपका रिट डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि
सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एमएलसीओ के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया या विधायकों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, फिर भी ये नियमावली कैसे आ गई। देखिए, ये सब के लिए किसी विधायक का समर्थन की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग अगर उस चीज़ को लेकर के रेडी हैं तो नियमावली वो बना सकते हैं और अपनी पात्रता खुद ही फिक्स कर सकते हैं। इसमें किसी विधायक की सहमति की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ग्राउंड नहीं हो सकता है। आपका ग्राउंड ये हो सकता है कि एक ही भर्ती पे दो लोगों को डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, कि एक तरफ नियोजन वाले और एक तरफ ये, और दोनों को अलग अलग फायदे। एक ही पद पे दो तरह की प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकती है, दो तरह का कंपटीशन कैसे होता है, ये आपका ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर आपने 2022 में ऑफिशियल गजट में ये कहा था कि 6 to 8 में 40,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो बीच में कोई भर्ती आई नहीं तो वो पद कहाँ चले गए, तो वो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन नहीं करता है क्या? जहाँ पे 30 पर एक टीचर होने चाहिए और अगर नहीं है और पूरे शिक्षकों के 10% से ज़्यादा अगर कम है तो ये आप नहीं कर सकते, कोई भी राज्य नहीं कर सकता। तो क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? तो ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो है आप ऑनरेबल कोर्ट को जस्टिफाई करा सकते हैं, लेकिन इस मामले में नहीं, इस तरीके से नहीं कि जैसी नियमावली बिना विधायकों के समर्थन की कैसे आगे, विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, इसमें मैंने आरटीआई फाइल कर रखा है कि मुझे 6 to 8 के पदों की एग्जैक्ट संख्या सरकार अपने ऑफिशियल साइट के द्वारा हमको दे, ऑफिशियल लेटर के द्वारा। वो मिलने के बाद ही मैं अप्रोच करूंगा, ये बात क्लियर है। और जो साथी कोर्ट में जा रहे हैं, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि आप मत जाइए, क्योंकि भाई उनका जो है अपना अधिकार है और उनका अपना सोच है, और वो सही भी है एक तरीके से। भाई आपने सीटेट करा के रखा है, सुपर टेट करा के रखा है और फिर आप एक और एलिजिबिलिटी थोप रहे हैं, पहले से 36,000 लेके रखे हैं, तो ये गलत तो है और इसको लेकर के कोई ना कोई जाएगा। और सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया भी है ताकि लोग जाएं और भर्ती फंसे और फिर इनका वकील पास ओवर करता रहेगा, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर सब बड़े वकील आएंगे कैसे कैसे मिलजुल के, या तो नियमावली में थोड़ा बदलाव होगा, कोर्ट के साथ थोड़ा डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद नियमावली के बाद आ जाएगा, लेकिन इसमें बच्चों का ही नुकसान हो जाएगा। और मेरा पक्ष बच्चों के, आप लोग के नुकसान में नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि 3 पद पर एक आदमी अगर है तो एक पद पे अगर 3 आदमी का रेशियो बनता है तो ये सबसे लेस कंपटीशन है। लेकिन इस नियमावली का कुछ ऐसा ड्रिल बनाया इस सरकार ने कि एक तरफ डोमिसाइल लागू करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवा रही है और दूसरी तरफ नियोजित और फ्रेश बच्चों को एक जैसा मौका देकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करवा रही है। अब इन दोनों केसों में क्या होगा, मैं आपको केस के थ्रू जो कोर्ट की अपडेट होगी वो मैं आपको टाइम पे आकर के दूंगा, क्या क्या चीज़ें। फिलहाल सिलेबस और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को तमाम अन्य चैनल दे रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं अटेंड कर लूँगा। मिलता हूँ।